CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की, जिन्होंने गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में एक रोड शो दरभंगा शहर में किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में दरभंगा शहर में एक रोड शो किया। ये रोड शो कर्पूरी चौक से होते हुए लहरियासराय टावर, हाजमा चौराहा होते हुए बाजार समिति में जाकर संपन्न हुआ। काफी अपार जनसमूह इस रोड शो में सुशील मोदी के साथ चल रहे थे। गोपाल जी ठाकुर के लिए शहर का दरभंगा शहरी विधानसभा में तमाम इस लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और एक रोड शो होने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग शहर को, इस पूरे समाज को, इस पूरे लोकसभा को मैसेज दे जा रहे हैं कि आने वाली 29 तारीख को भाजपा के पक्ष में भारी से भारी मतदान करें, ताकि राष्ट्रवाद की विजय हो, आतंकवाद हारे, ताकि विकास विजय हो और जो देश का टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग है वो हारे। भाजपा के नेता जनक चमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में वोट देने की अपील की। भाजपा नेता जनक चमार ने आज बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में वोट देने की अपील की। दबे कुचले वंचित समाज में जाकर के और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को बताने का काम किया जा रहा है। खुशी इस बात की है, जैसे दबे कुचले लोगों की बस्ती में जो लोग जाते हैं, पहले से ही लोगों ने मन मिजाज बना करके बैठा। गरीबों के बीच में एक चर्चा चल रही है कि आज़ाद भारत के 70 साल में पहली बार गरीबों के यहाँ गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर, चूल्हा अगर प्राप्त हुआ है तो देश का प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मन मिजाज हम लोग बना करके बैठे हुए हैं। व्यक्ति कोई हो, नरेंद्र मोदी जी के वोट करना है और फिर दोबारा प्रधानमंत्री। उसी तरह उज्ज्वला योजना के कड़ी में हम जोड़ना चाहते हैं आयुष्मान जन आरोग्य योजना, जो 25-50 हज़ार रुपये इलाज के लिए गरीब हॉस्पिटल नहीं जा पाता था, आज उसको गारंटी दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपये का गोल्डन कार्ड देकर। तो गरीबों के बीच में एक खुशी की लहर है। उसी कड़ी में हम जोड़ना चाहते हैं मधुबनी के साथ साथ आपका दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, और यहाँ के जो प्रत्याशी हमारे गोपाल जी ठाकुर हैं, उनके बारे में तो गजब की लहर है कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आम जनमानस में ये चर्चा है कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ने आज टिकट देकर के सिद्ध कर दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी राजा गठबंधन का कार्यकर्ता बन करके ज़मीन पर काम करेगा, आने वाले दिनों में उसका कहीं ना कहीं सम्मान पार्टी करती है। उसी कड़ी में गोपाल जी दास को आज यहाँ के सर्व समाज के लोगों ने, गरीब तबके के हाथों हाथ लिया है कि धन्य है भारतीय जनता पार्टी के देश का नेता, प्रदेश का नेता, एक कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दे करके ये दरभंगा के धरती को उन्होंने सम्मान करने का काम किया। लेकिन महागठबंधन की हम तरफ आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि आज़ाद भारत में कांग्रेस को लगभग 45 साल तक एकमुश्त उनके हाथों में सरकार रही। और मैं जिस ज़िले से आता हूं, गोपालगंज ज़िला, वह ज़िला 3 मुख्यमंत्री दिया और एक मुख्यमंत्री तो पति पत्नी दोनों लोगों का गोपालगंज ज़िला चलाने का 15 साल सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मैं जिस वर्ग से आता हूं, मेरा नाम जनक चमार है, गोपालगंज से सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन यह समाज आज भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया था। जिन लोगों ने संविधान के हवाला दे करके, जात पात की बात करके, वर्ण व्यवस्था की बात करके, अमीरी गरीबी की बात करके उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी राजा गठबंधन के नेता को कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 14 में आगमन हुआ, देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने, इस देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, सर्व समाज के लोगों ने तय किया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना होगा। और प्रचंड बहुमत से जब 14 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके एक देश में ही नहीं विश्व का प्रचंड जो जनमानस में एक माहौल कायम किया कि यह देश में पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, इन तमाम महापुरुषों का जो सोच था कि आज़ाद भारत में जो वंचित समाज रह गया था, जिसके रहने का घर नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जो अपनी बेबसी पे रोता था, आज़ाद भारत में सब लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के इन गरीबों के वोट से जाने का काम किया। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, राजेंद्र बाबू और गांधी जी का सपना साकार नहीं हो रहा था। ये पहली बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन महापुरुषों को सपना साकार करते हुए जो वंचित समाज था, जो समाज से बहुत दूर खड़ा था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उस समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का पार्टी ने काम किया। जैसे एक बुजुर्गों ने कहा करता है कि बाघ और बकरी का एक साथ खड़ा करना, ये सिद्ध कर दिया है देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। क्या बड़ा हो, क्या छोटा हो, क्या अगड़ा हो, क्या पिछड़ा हो, सर्व समाज को एक साथ खड़ा करके सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। मैं उसी कड़ी में आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि हम गरीब परिवार से आते हैं, महादलित परिवार से आते हैं। इस परिवार में बुजुर्गों ने कहा करता है कि जब जब गरीब के ऊपर अत्याचार होता है तो एक भगवान रूपी इंसान की अवतार होता है। मेरा मानना है, जनक चमार का मानना है कि यही भगवान रूपी इंसान के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का अवतार हुआ है कि यह आने वाले दिनों में गरीब एक साथ खड़ा होकर के अपने हक की बात कर रहा है। यह देश में ये भी देखने को मिल रही है कि एक तरफ भारत माता को कहने से लोगों को गुरेज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी राजा गठबंधन के नेता अखंड भारत की सपना देखा हुआ है। विश्व हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता था कि विश्व का गुरु भारत हुआ करता था, सोने की चिड़िया भारत हुआ करता था। आज भारत माता की जय कहने में कुछ लोगों को नगवार गुजर रहा है। ये कौन लोग हैं? हम अपने आपके माध्यम से देशवासी और अपने समाज के लोगों से बताना चाहते हैं कि इन टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ों को आह्वान भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय सुशील मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को ही नहीं देश के अखंड भारत को हमको मजबूत करना है और परम वैभव पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाना है। तो ये आपके माध्यम से अपने समाज के हम संदेश देना चाहते हैं कि जो 29 तारीख को इधर मतदान है, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित जो समाज के लोग हैं, एक एक मत दे करके कमल वाले, फूल वाले बटन दबा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गोपाल जी ठाकुर को अपना आशीर्वाद देंगे और वह आशीर्वाद ले जाकर के फूल छाप रूपी नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे और फिर दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बनेंगे तो मुझे आशा ही, भरोसा, पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वंचित समाज है उसका भरपूर विकास होगा। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने दरभंगा में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने दरभंगा में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज झा ने प्रधानमंत्री द्वारा पूछे गए सवाल का एक एक करके जवाब दिया। आप तो बंदे संगम वाले लोग हैं। पूरी जिंदगी आपकी मनसा वाचा कर्मणा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नफरत के एजेंडे को फसल बना के चालू करने में लगी है, फसल बोने में लगी है। तो प्रधानमंत्री जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी पर यह टिप्पणी आपके अपने वोटर को भी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में एक चीज मैं जानता हूं, मेरा पूरा दल जानता है, पूरा बिहार जानता है, पूरा दरभंगा और मधुबनी का पूरा ये मिथिला का एरिया जानता है। वो किसी जात के नहीं है, हर मजलूम जमात के हैं। और उनके लिए मैं कहूंगा, जो लोग कहते हैं जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं, तो तय कर लीजिए सिद्दीकी साहब को आप कहां रखते हैं। मोदी जी, दूसरा आपसे एक प्रश्न है
चंद दिन पहले श्रीलंका में बम विस्फोट हुआ, वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने माफी मांगी सुरक्षा चूक के लिए। पुलवामा में हमने जवान गंवाए हैं, मेरे किसान के बेटे ने जान गंवाई है, मेरे नौजवान ने जान गंवाई है। कोई महाराष्ट्र का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई उड़ीसा का है, कोई बिहार का है। भारत माता की संतान ने जान गंवाई। और क्यों गंवाई? क्योंकि आपकी सुरक्षा चूक हुई है। आप कैमरे के सामने परिधान मंत्री बन के घूमते रहे, प्रधानमंत्री नहीं, परिधान मंत्री। आप वस्त्र बदलते रहे, आप पगड़ियां बदलते रहे और सुरक्षा चूक हो गई, हमने जवान गंवा दिए। और तब बात करते हैं आप आतंकवाद और राष्ट्रवाद। इस राष्ट्र के बनने में अपना योगदान बता दीजिए प्रधानमंत्री जी। 1% मैं मान लूंगा, किसान की आत्महत्या का खून आपके बदन पे लपटा हुआ है। एक किसान जिसने आत्महत्या की है उसके खून का जवाब दीजिए। एक जवान जिसकी हत्या हुई है आपकी सुरक्षा चूक से, उसका जवाब दीजिए। रोहित वेमुला नाम का एक दलित बच्चा आपके कारगुजारियों से दुनिया को अलविदा कहा गया, चिट्ठी लेकर के, उसका जवाब दीजिए। रोजगार विहीन युवा, आप उसको राष्ट्रवाद की का ज्ञान देना चाहते हैं? राष्ट्रवाद का नाम है मेरा युवा रोजगार पाएगा, वो राष्ट्रवाद है। मेरे किसान की फसल लहलहाएगी, वो राष्ट्रवाद है। मेरी बेटियां महफूज रहेंगी, वो राष्ट्रवाद है। मुजफ्फरपुर में 40 से ज्यादा बच्चियों के साथ जो हुआ, प्रधानमंत्री जी जुबान नहीं खुली आपकी, शर्म नहीं आई आपको? वो बच्चियां कौन थी? गरीब मजलूम घरों की बच्चियां थी, मेरी बहन थी, आप में से कई लोगों की बेटियां थी, बहन थी। रिश्ता कोई भी हो, प्रधानमंत्री जी आप मुंह पे सेलो टेप लगा के बैठे रहे, झूठ बोलते हैं आप, झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं आप। और आप चाहते हैं आपके झूठ में पूरा का पूरा देश आपके झूठ को सच मान बैठे। उत्तर प्रदेश में उस विधवा ने कहा, शहीद की विधवा, कि मेरे पति का सब मैंने तिरंगे में देखा, उधर का कुछ नहीं देखा। जवाब दीजिए जाकर के उसको। महाराष्ट्र में एक मां ने कहा, मैंने अपने बेटे को तिरंगे में लिपटा हुआ देखा पुलवामा के बाद, उसका शव, उधर का कुछ नहीं देखा। उसको जाके जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। आप मिथिला की धरती को आप नहीं समझते हैं, समावेशी धरती है, ये जात नहीं देखती है, जमात देखती है। समाजवादी विचारधारा है, आप कभी नहीं समझ पाओगे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप सीने की बात करने वाले लोग हो। मिथिला दिल वालों में यकीन करती है, मिथिला दिल की राजनीति करती है। और यहां आकर के अनशिफ्ट आप 10% सवर्ण आरक्षण पे बोल गए, वो कोर्ट में नहीं टिकेगा, क्योंकि आपने इतना ढीला ढाला काम किया है। आप गरीब के लिए चिंतित नहीं है। गरीब के लिए चिंतित होते ना तो बीपीएल परिवारों को आधार बनाते। आपने जो आधार बनाया वो कोर्ट में नहीं टिकेगा, क्योंकि आपकी इच्छा थी कि आप झांसा दें। यहां आकर के फिर एक झूठ कि राष्ट्रवाद, आतंकवाद। आपके जमाने में प्रधानमंत्री जी हमने सबसे ज्यादा जवान खोए हैं अपने। एक जवान की मौत का, उसकी हत्या का हिसाब होगा 23 मई के बाद पूछूंगा। हम पूछेंगे आपसे सदन में और सड़क में, कैसे मरे मेरे जवान, इसका जवाब दीजिए। तब बात होगी आतंकवाद और राष्ट्रवाद की। नाथूराम गोडसे के चेले हो आप लोग। हम तो आप अक्सर कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपकी राजनीति से हमें दो चीज को बचाना है, भगवान को और संविधान को। आप भगवान के लिए भी खतरा है और संविधान के लिए भी खतरा है। संविधान पे तो आपके खूनी पंजा पड़ रहा है, हम देख रहे हैं। आप संविधान की रवायतों को कत्ल करना चाहते हैं, आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी गोलवलकर के संघ के विधान को आप लागू करना चाहते हैं। मिथिला की धरती होने नहीं देगी। मिथिला की धरती आपको औकात बता के रख देगी प्रधानमंत्री जी। आप वैसे भी, आपकी शक्ल में हार के लक्षण साफ दिख रहे हैं, इसलिए आप अनर्गल बयान करते हैं, जगह जगह जाके झूठ बोलते हैं। अगर आप दिल के सच्चे होते प्रधानमंत्री जी और मीडिया के साथियों, अगर मैं आज सरकार में होता आपके मैंडेट से, आवाम की मैंडेट से, तो आज आपको आके बताता कि 14 में जो मैंने वादा किया था उसमें से ये मैंने पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री जी एक चीज बता दो जो आपने वादा किया था और पूरा किया। नौटंकी से नहीं चलता है देश,
बहुरुपया बनने से देश नहीं चलता है। देश चलता है गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया के विचारों से। आपके मनसा वाचा कर्मणा में ना अंबेडकर है ना गांधी है, क्योंकि आप गोडसे के लोग हैं। मैंने कहा ना कि भगवान को भी बचाना है। आप क्या समझोगे भगवान राम की मर्यादा? हम मिथिला के लोग हैं, हमारे यहाँ के जमाई थे। भगवान राम आपको समझ नहीं है। आप नाथू राम के नाम में जो राम है आप उसको मानने वाले हो। मर्यादा पुरुषोत्तम हृदय राखी कौशलपुर राजा वाले आप नहीं हो। वो हम हैं, हमारी आवाम है, मिथिला की मिट्टी है, मिथिला के लोग हैं। आपको समझ नहीं है। किसी ने स्क्रिप्ट पकड़ा दी, आप अंश शंट बोल के यहां से निकल गए। मैं एक और चीज प्रधानमंत्री जी के भाषण के मद्देनजर कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी 3 चरण का चुनाव हो चुका, चौथा चरण 2 दिन बाद है। प्रचार थम जाएगा, 2 दिन बाद होगा। आपके चरण उड़ जाएंगे, कहीं नहीं रहेंगे आप। आपको इस बात का अंदाजा है। इसलिए आपने झूठ की फैक्ट्री का प्रोडक्शन, उत्पादन और बढ़ा दिया है। आप रोजगार पे नहीं बोलते हो, न जाने क्या हो गया आपका। वोट सिल गए, दही जम गई, बर्फ जम गई। आप किसानों के बारे में नहीं बोलते हो, झूठ बोल के गए हैं। अरे 5 एकड़ वाला क्लॉज हटाना होता तो आप हटा चुके होते। आपके अंदर इच्छा नहीं है। आप ऐसे चौकीदार हो ना जिसने चौकियां बेची हैं, जिसने सारी चौकी बेच दी, अनिल अंबानी और अडानी को बेच दी, रेलवे स्टेशन बेच दिया। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आपका दरभंगा का एयरपोर्ट बनने से पहले ये बेच देगा किसी प्राइवेट प्लेयर को, क्योंकि ये आदमी चौकीदार है 5% पूंजीपतियों का। इसको किसान का दर्द नहीं, इसको जवान का दर्द नहीं, इसको नौजवान का दर्द नहीं, इसको बेटियों का दर्द नहीं। एक शब्द तो बोलता प्रधानमंत्री जी, एक शब्द तो बोलते मुजफ्फरपुर के बारे में। बहुत दूर नहीं है यहां से, 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है मुजफ्फरपुर। दही जम गई थी प्रधानमंत्री जी। अनर्गल टिप्पणी अब्दुल बारी सिद्दीकी। 7 जन्म लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। आपको यह बोलना पड़ता है कि मैं तेली हूं गुजरात का चुनाव के वक्त में। अब्दुल बारी सिद्दीकी को नहीं बोलना पड़ता है कि मैं कौन हूं। यह फर्क है आप में और अब्दुल बारी सिद्दीकी में। 7 जन्म लोगे, जो मैंने पहले कहा, 7 जन्म लीजिएगा प्रधानमंत्री जी, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को समझ नहीं पाइएगा कि कौन सी जात और कौन सी जमात के। हिंदुस्तानियत है यहां, भारत माता उनके यहां बसती है। आप तो बटन में बांध के चलते हो प्रधानमंत्री जी। ये फर्क है आप में और अब्दुल बारी सिद्दीकी में। खैर, मैं 1-2 और चीजें कह करके बात खत्म करूंगा। मैं कल दरभंगा में था, उससे पहले बेगूसराय में था। मैं इतना स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं, महागठबंधन भारी मतों से जीत रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका सीधा समीकरण है। ये गठबंधन दलों का गठबंधन नहीं है, ये सामाजिक आधार की उभार का गठबंधन है। ऐसे जाति समूहों का गठबंधन है जिनको सत्ता और संसाधन में अब तक वो भागीदारी नहीं मिली। मैं अक्सर कहता हूं, एक नाव बनाई है सामाजिक आधारों ने मिलकर के। उस नाव में लालटेन है, आगे नाव के लालटेन किसी के हाथ में है। और ये गजब की नाव है, लालटेन हाथ, साथ में टेलीफोन है उस नाव में, और ऊपर पंखा चल रहा है कुशवाहा जी का। ऐसी नाव जो दिन में भी चलेगी, रात में भी चलेगी, क्योंकि ये दलित बहुजन अकलियत की नाव है, जिसमें अग्रणी जातियों के प्रगतिशील वर्ग भी शामिल है। और चूंकि वो शामिल हैं, तो प्रधानमंत्री जी आप फिसल रहे हैं बुरी तरह। आप झूठ बोलते हैं, आप मिथ्या वचन के पर्यायवाची बन गए हैं। आपसे कुछ भी 14 का बोला नहीं जा रहा है। अब आप बिलो द बेल्ट बात करने लगे हैं, जो आधारहीन चीजें, अशोभनीय चीजें आप टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, इस मुल्क के इतिहास में आप ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे ना, जिसने आईना देख करके भी सच नहीं बोला, जो अपने पुराने मैनिफेस्टो पर कायम नहीं रहा क्योंकि कुछ वो दे नहीं पाया। आप ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे जो आत्ममुग्धता में सराबोर है। मैं, मेरा, मुझको। गजब के आदमी है भाई आप। कहते हैं आपसे पहले अंधेरा था। क्या इस देश के किसानों ने कुछ नहीं किया? वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं किया? जवानों ने कुछ नहीं किया? मीडिया वालों ने कुछ नहीं किया? बेटियों बच्चियों ने कुछ नहीं किया? आप क्या अपने को समझते हैं?
आप 70 वर्ष की जो इस मुल्क की कोशिशें हैं, आप उस पर पानी फेरते हो, उसको बौना बताते हो। प्रधानमंत्री जी, असल में आप बौने विचार के हैं, आपकी बौनी समझ है, आपका बौना दर्शन है, और इसलिए आप अनर्गल टिप्पणियां करते हैं मिथिला की धरती पर आकर के, जिस मिथिला में शंकराचार्य को भी तर्क से मिथिला ने ही परास्त किया था। वो मिथिला है जहां सीता का जन्म हुआ था। आप तो ऐसे राम की हम लोगों को कल्पना करने को कहते हैं जहां सीता नहीं, सीता मैया नहीं है। अरे जय श्री राम कहते हो, जय सिया राम बोल के दिखाओ। ये है मिथिला की धरती। सिया के बिना राम कैसे? लेकिन आपके लिए राम औजार है, वोट मांगने के औजार हैं। हमारे लिए राम हमारे हृदय में बसते हैं, हम राम भक्त हैं। आप गोडसे वाले राम, नाथू राम, उसके भक्त हो। और ये फर्क इतना बड़ा है कि आवाम आपको बता देगा। ये यहाँ अपनी बात रख करके एक ही बात मैं और कहूंगा, प्रधानमंत्री जी डरे हुए भी हैं थोड़ा। आरक्षण और संविधान को लेकर के जो कोशिशें हमने सदन और सड़क पे की, वो कोशिशें लोगों तक पहुंच गई है। आप किसी भी दलित बहुजन अकलियत समाज से पूछिए, वो कहता है ये आदमी आरक्षण खत्म कर देगा। ये क्यों खत्म कर देगा मैं बता रहा हूं, ये खुद भी कठपुतली हैं। ये देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। आप कल्पना कीजिए इनके बदले कोई और होता तो पुलवामा के बाद क्या होता। सबसे पहले कहता मुझसे चूक हुई, फिर वो करता। कभी 300 मार दिए हमने, कभी कल बोल रहे हैं 40-42 मारे। अरे पहले गिनती तो ठीक कर लो। राष्ट्रीय जनता दल से विधायक रहे राजन तिवारी ने लगभग एक तरीके से बगावत करते हुए पार्टी लाइन से अलग हटकर एनडीए के समर्थन में लोगों से जन सहयोग और जन समर्थन मांगना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व एमएलए राजन तिवारी, जो कि गोविंदगंज से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, उन्होंने गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में प्रचार प्रसार दरभंगा में शुरू कर दिया है। जनसंपर्क उनका काफी तेजी से चल रहा है और वो दावा कर रहे हैं जो बिहार में एनडीए की भीषण लहर चल रही है। उद्देश्य देखिए, हमको पूरे अभी घूमते आ रहे हैं। कल तो मैं सुबह में पहुंचा दरभंगा, उसके पहले मैं बेगूसराय, मुंगेर सब घूमते हुए आ रहे हैं। सब जगह एकदम एनडीए गठबंधन की भयंकर लहर चल रही है। लहर का मीन्स ये था, शुरू में लगा था कि महागठबंधन की काफ़ी स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन जिस तरह इन लोगों ने टिकट का वितरण किया, जिस तरह इन लोगों ने पैसे लेकर के टिकट कैंडिडेटों को बेचना शुरू किया, तेजस्वी यादव हो या ये क्या कहते हैं वीआईपी हो, बगल में बद्री पूर्वे को दिया है, बद्री पूर्वे को करोड़ों रुपया में टिकट दिया। जिस तरह हमारे यहाँ चंपारण में उपेंद्र कुशवाहा ने टिकट का वितरण किया, करोड़ों करोड़ 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ लेकर टिकट दिया, बेतिया मोतिहार, ये सब लगता है कि इससे इन लोगों का खात्मा हो गया। 40 की 40 सीटों, हमको लगता है 40 की 40 सीटें यहाँ एनडीए गठबंधन जीतेगी। और अब यहाँ पे मोदी का अंडर करंट चल रहा है। और मोदी जी, हमको दरभंगा में लग रहा है कि यहाँ के दरभंगा में जमानत जब्त कर देंगे। यहाँ आरजेडी का जो उम्मीदवार है यहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी, उसकी यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। और यहाँ पे जो अपने गोपाल जी ठाकुर हैं, भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। मैं दरभंगा में सारे विधानसभाओं में घूम करके देखा कि काफ़ी स्थिति मजबूत है। और मोदी जी के आने के बाद तो यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं रह गई है। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आकर यहाँ प्रोग्राम करके गए हैं, तब से सारी यहाँ पे सब विरोधी यहाँ से भाग चुके हैं और यहाँ से गोपाल जी ठाकुर भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी विधायक जी, आप कहाँ के विधायक है? आपको किस पार्टी से आप विधायक थे? देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सदस्य हूँ प्रेजेंट टाइम में। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में जिस तरह टिकटों का वितरण हुआ, हमारे नेता, हम लोग पार्टी के नेता, मुस्लिम समाज के नेता थे अली अशरफ फातिमी जी, इनका टिकट काट दिया गया, मंगलयाल मंडल का टिकट काट दिया गया, राम मदन राय का टिकट काट दिया गया, मेरा टिकट काट दिया गया। हम लोग कई सालों से लगे थे क्षेत्र में, लेकिन हम लोग को टिकट काट दिया गया। और हम मोतिहारी के गोविंदगंज के पूर्व विधायक रहे। पहले मोतिहारी गोविंदगंज क्षेत्र में बेतिया लोकसभा कंस्टिट्यूंसी से लड़ना चाहता था, लेकिन अब मैं एनडीए की तरफ लगातार, एनडीए के प्रचार में लगातार घूम रहा हूं। और मैं जितने जो टिकट बेचुआ हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, देखिए हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके पास आज बताइए, आप ही लोग इतने दो लोग हो, आप लोग बताओ कहीं उनका घर है पक्के का? कहीं घर नहीं है। और एक तरफ लालू का परिवार है, एक तरफ आरजेडी के लोग हैं, उनके पास मकान, दौलत, धन, किसी चीज़ की कमी नहीं है। रुपया हाय रुपया कर रहे हैं। टिकट को बेच,
भ्रष्टाचार के रूप में वो जेल में है, उतना ही भ्रष्टाचारिता उनके ऊपर और ले रहे हैं। और भी अब पैसे की उनकी इतनी कमी आ गई है, इतनी हवस आ गई है कि अब टिकट भी हर पार्टी, चाहे वो रालोसपा हो, आरजेडी हो, चाहे वीआईपी हो, ये सारी पार्टियां मिलकर के अब टिकट भी बेचना काम शुरू किया। इन लोगों के यहाँ कार्यकर्ता का कोई मोल नहीं, कार्यकर्ताओं का कोई वजूद नहीं, ये लोग टिकट बेचना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, उनके अंदर कोई भी कमी नहीं, पूरे बिहार में वो विकास का दरिया बहा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के पास आज भी अपना पक्के का घर नहीं है, जो गाँव पे उनका घर है आज भी वो खपड़े का घर है। वो कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। लोभी और लालची, एक तरफ लोभी लालची भ्रष्टाचार से युक्त महागठबंधन है और एक तरफ हिंदुस्तान का विकास, बिहार का विकास करने वाली पार्टी एनडीए गठबंधन है। दोनों में अब चयन होगा तो यही लोग जीतेंगे, इन लोगों का सफाया हो जाएगा, भ्रष्टाचारियों का इस बार बिहार से खात्मा हो जाएगा। क्या इस बार महागठबंधन में टिकट का बंटवारा पैसा लेकर किया गया? 100% उसके सबूत है, गवाह हैं। बद्री पूर्वे कब के मेंबर थे, बेतिया में ब्रजेश कुशवाहा लड़ रहा है, वो कब का मेंबर था पार्टी का, अखिलेश सिंह का बेटा लड़ रहा है वहां से मोतिहारी से, वो किस दिन पार्टी का सदस्यता ज्वाइन किया। ऐसे तमाम टिकट हैं जिसका मैं उदाहरण दे दूंगा। ये लोग कभी मेंबर नहीं रहे, और इन लोगों को टिकट पैसे पे दे दिया गया। बड़े पैमाने पर पैसा, बड़े पैमाने पैसा कहीं बद्री पूर्वे का सुनते हैं 11 करोड़ में दिया गया। हमारे यहाँ से ब्रजेश कुशवाहा 7 करोड़ में टिकट लिया, मोतिहारी में अखिलेश सिंह का बेटा 10 करोड़ में टिकट लिया। ये सारी टिकटें जो है ये लोग खरीद फरोख्त करके लाए हैं, तो जनता इन लोगों को जवाब दे देगी। देखिए, जो जनता की पसंद है, जनता की पसंद को उम्मीदवार ये लोग नहीं दिए, और जो जनता का पसंद नहीं है उसको जबरदस्ती ये लोग थोप दिए। जनता का जो पसंद नहीं है उसको जबरदस्ती ये लोग थोप दिए। तो थोपे हुए उम्मीदवार को अब बिहार की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। और अब पूरी बिहार की जनता मन बना दी है कि एनडीए गठबंधन को 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन के झोली में दे देना है। लोगों से क्या अपील करते हैं? मैं लोगों से अपील करता हूं कि एनडीए गठबंधन में वोट के दिन आवें, घर से निकलकर, और वोट पोल करें। वोट पोल करने के बाद यहाँ से जो सशक्त भारत का निर्माण करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता और राष्ट्र के निर्माण करने वाले भाई नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनके हाथों को मजबूत करें। और बिहार का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान साथी, हर जाति, हर बिरादरी का लोग हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का लोग हो, चाहे हिंदू समाज का लोग हो, हर जाति आकर के मोदी के हाथों को मजबूत करें और पुनः एक बार नया भारत बनाने के लिए भाई नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। बहादुरपुर विधायक भोला यादव ने एनडीए पर तीखा हमला किया। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव ने एनडीए सरकार और नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा जो देश में जो अभी सरकार है वो लोगों को भरमा रही है, खासकर गिरिराज सिंह पर उन्होंने डायरेक्ट प्रहार किया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, उनकी मंसूबा कभी पूरा होने वाली नहीं है। जिस तरह से गिरिराज किशोर भाषा बोल रहे हैं, ये लगता है जो ये चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक दंगा हो। ये किसी पार्टी, किसी व्यक्ति और किसी संप्रदाय का देश जागीर नहीं है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सतरंगी जो भाषाएं हैं, सतरंगी जो लोग हैं, उसकी जागीर है। सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है, सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार है और सभी को समान रूप से यहाँ मरने और उनको दफन करने का अधिकार है। ये कौन सी बातें उन्होंने बोला जो 3 गज जमीन मुसलमानों को जो दिया जाता है मरने के बाद दफन के लिए, वो जब तक वंदे मातरम और राष्ट्रीय बात नहीं बोलेंगे तब तक नहीं होगा। कहाँ थे वे लोग जब देश आज़ाद हो रहा था? इनका नाम और निशान नहीं था। उस लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान रूप से भाग लिए थे। इन लोग तो सब अंग्रेजों के पिट्ठू थे। जिस तरह की भाषा ये लोग बोल रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं उनको धिक्कारता हूं। जो आप में यदि दम है तो आप किसी एक को रोकिए। दफन करने का अधिकार, जो भारत में जन्म लिया है वो भारत में ही दफन होगा और भारत में ही उनको जलाया जाएगा, भारत में ही उनका संस्कार होगा। ये तय करना गिरिराज किशोर और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम नहीं है।
और यदि ये जागीर समझते हैं तो उनको देश की जनता अपना एक एक कीमती वोट दे करके उखाड़ फेंकेगी और महागठबंधन को जिताएगी। विधायक जी, कल जल प्रधानमंत्री की सभा हो रही थी, नारा लगा रहे थे, तो वंदे मातरम का नारा प्रधानमंत्री ले रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वंदे मातरम का नारा नहीं लगाए। देखिए, वंदे मातरम या देशभक्ति की बातें किसी के कहने से और किसी के, या जय श्री राम, किसी के कहने से या और किसी के उकसाने से नहीं लगाया जाता। ये स्वतः स्फूर्त मन के अंदर राष्ट्रभक्ति की बातें हैं, और जब राष्ट्रभक्ति अंदर से जगता है तो अपने आप जय हिंद जय भारत का नारा लगता है। ये लोग हमारे सेना सरहद पर शहीद होते हैं, लेकिन उस शहीद के का आंसू पोंछने का काम नहीं करते, लेकिन उसका फायदा उठाने का जरूर काम करने का कोशिश करते हैं, जो हम देशभक्ति कर रहे हैं। तुम कौन सा देशभक्त हो? जिस समय देश आज़ाद हो रहा था उस समय तुम नहीं थे। अभी सरहद पर हमारी सेना लड़ रही है, तुम्हारी देशभक्ति में क्या योगदान है? और तुम देशभक्त कहलाते हो जय हिंद और वंदे मातरम कह करके। वंदे मातरम तुम्हारा स्लोगन है, तुम उसको प्राइवेट लिमिटेड में स्लोगन बना रहे हो। ये कहाँ से चलेगा? ये तो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय शब्द है, राष्ट्रीय शब्द है। लेकिन आपकी प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी भी भारत माता की जय कहें, लेकिन कहें वंदे मातरम हम नहीं कह सकते। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं यदि आप उकसा करके पूछिएगा तो ये आज के डेट में वो लोग जैसे लगता है इसको अपना प्राइवेट नारा बना लिए हैं, तो उसके प्राइवेट नारे को क्यों बोलेंगे? हम लोग भगवान का पूजा करते हैं तो जय राम जी की बोलते हैं, जय सीताराम बोलते हैं। वो नारा बना लिया है जय श्री राम, जैसे श्री राम भगवान उनकी बपौती हो, और हिंदुओं की बपौती नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से जो सेकुलर को मानने वाले हैं वो जय श्री राम का नारा बोलने में परहेज करते हैं। मैं बोलता हूं जय सीताराम। हमारी ये भूमि जो है सीता मैया की भूमि है, और मैं राम के उपासक हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ जो राम का विरोधी हूँ, लेकिन उनका जो स्लोगन है वो उकसाने वाला स्लोगन है और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला स्लोगन है। उस स्लोगन का हम लोग बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। योग गुरु बाबा रामदेव आज पटना पहुंचे और रविशंकर प्रसाद के नॉमिनेशन में वो शामिल हुए। पटना साहिब सीट से एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के नामांकन के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे और बिहार की पावन धरती पर उन्होंने पत्रकार को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हमेशा से बिहार के साथ था और बिहार के साथ आगे भी रहूंगा। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा की चर्चा करते हुए कहा कि यह सत्य है कि उनको 9 वर्षों तक जेल में भीषण यातना दी गई। उन्होंने प्रियंका गांधी की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने जब नामांकन करने से पूर्व हवन किया, उसमें भी गाय का घी पतंजलि का ही प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो एक ऐतिहासिक जंग होती राजनीति की। 2019 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें लोग समझदारी से वोट करें और व्यक्तिगत मनमुटाव को भुला करके कि देश का मान वर्धन कैसे होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा और देश में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को मजबूती कैसे मिलेगी, व्यक्ति को कभी हमने ऊपर नहीं रखा। यद्यपि आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी से लेकर के मोदी साहब तक मेरे व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन मैं कहता हूं व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो। व्यक्ति बाद में है, व्यक्तित्व पहले है, चरित्र पहले, देश पहले है, नीतियां पहले है, नियत पहले है, नेतृत्व पहले है। और इसमें मैंने बहुत विचार किया कि जो वर्तमान में नेताओं की फहरिस्त है उसमें मोदी जी का नाम सबसे ऊपर है। और यदि पटना पाटलिपुत्र जो है अपने आप में बहुत ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ के लोगों को चाहे वो ओबीसी के लोग हैं, चाहे वो
यहाँ के यादव समाज के लोग हैं, यहाँ के और ओबीसी के अलग अलग जाति प्रजातियां हैं, चाहे वैश्य वर्ग है, चाहे ब्राह्मण वर्ग है, चाहे दलित शोषित वंचित वर्ग है, चाहे हमारे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जो भी शब्द बोला जाए। मैंने पिछले करीब 15-20 सालों से नजदीकी से रविशंकर प्रसाद जी को देखा है। वो व्यक्ति सामाजिक न्याय का पैरोकार है। मैं खाली अपना पॉलिटिकल व्यू रख रहा हूं, कोई राजनीतिक सभा करने के लिए नहीं आया हूं। हाँ, इसके बाद एक राजनीतिक सभा में भी जाने वाला हूं और वहां भी वैयक्तिक संबंध के तौर पर जाने वाला हूं। यद्यपि आप सबको पता है मेरे यहाँ संबंध नीतीश जी से भी बहुत अच्छे हैं, लालू जी से भी बहुत अच्छे हैं, तेजस्वी जी से भी अच्छे हैं। तेज प्रताप भी पिछले दिनों आकर के मुझसे आशीर्वाद लेकर के गए। लेकिन आज मैं पटना में रविशंकर प्रसाद जी, जिनके साथ राजनीति से भी अधिक मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं और अपने वैयक्तिक संबंधों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय उत्तरदायित्व तो कौन अधिक प्रामाणिकता से निभा सकता है, उसका बहुत विचार करके आज आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी को आशीर्वाद देने आया हूं कि वो विजयी हो। और क्योंकि प्रधानमंत्री तो सारे जितने भी सांसद हैं उनको रिप्रेजेंट करता है संसद में। मोदी प्रधानमंत्री खाली अपना चुनाव जीत करके नहीं बन सकते, उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए 270 से ज्यादा एमपीज का समर्थन चाहिए, उनका वोट चाहिए, उनका नंबर चाहिए, क्योंकि ये नंबर की पॉलिटिक्स है। इसलिए आज यदि हम ये विचार करके वोट करें कि आने वाले 5, 10, 15 सालों में भारत की कृषि नीतियां क्या होगी। मैं तो खुद एक कृषक पुत्र हूं। अभी करीब 50 बीघा हमारा खेत था, वहां हम अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों के अन्न पैदा करते हैं। हम उसमें लावनी काटना बोलते हैं फसल काटने को, तो हम काट रहे थे तो बोले बाबा जी को तो फसल काटने भी बहुत अच्छी आती है। मैंने कहा हमने फसल तो बहुत कम काटी है, वही ज्यादा है, दूसरे लोग फसल काटते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन हम किसान के बेटे, हम चाहते हैं कि किसान का हित हो और किसान का हित नीतियों से होगा, अच्छी नीयत से होगा, अच्छे नेतृत्व से होगा। है कोई प्रश्न हो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो। बाबा जी, आज मोदी जी का भी वहाँ पर है, आपने कहा कि आपका व्यक्तिगत संबंध उनसे भी है, तो उनके नामांकन में नहीं आकर रविशंकर प्रसाद जी के आए, क्या माना जाए कि आपका वहाँ इंटरेस्ट नहीं था या बुलाया नहीं गया? देखिए, मैं पहली बात तो नामांकन में और राजनीतिक कार्यक्रमों में जाता ही नहीं। यहाँ जो आया हूँ ये अपवाद है। मात्र मैंने व्यक्तिगत तौर पर 1-2 लोगों को उनका एक मैंने कहा ना बहुत अंतरंग संबंध होने के कारण से आना पड़ा है। और दूसरा, साथ में हमारे संगठन की बैठक भी हमने करीब महीने भर पहले रखी हुई थी कार्यकर्ताओं की, तो उनको भी आशीर्वाद मार्गदर्शन हो जाए। बाकी जहाँ तक प्रश्न मोदी जी का है, तो मोदी जी के साथ में पहले भी हमारा संबंध था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और वो कोई लुका छुपी का संबंध नहीं है। हम लोग किसी भी तरह से कोई डिप्लोमेसी में बिलीव नहीं करते। हम जिसके साथ में होते हैं, जिसके साथ में हमारी वैचारिक लड़ाई है वो है। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पटना लोकसभा चुनाव 2019 के लिए राजद से लालू पुत्री मीसा भारती ने पटना साहिब सीट से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन करने के समय उनके साथ उनकी मां राबड़ी देवी और भाई तेज प्रताप यादव मौजूद थे। जिला कलेक्टर के ऑफिस में उन्होंने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। तेज प्रताप जिंदाबाद। देखिए, जिस तरह से महागठबंधन ने मुझे आस्था दिखाया, उम्मीदवार घोषित किया है,
और ये लड़ाई कार्यकर्ता और बिहार की जनता, जो खास तौर पे पाटलिपुत्रा की जनता की लड़ाई है। और जिस तरह से जो सरकार है, एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, किस तरह से झूठे वादे करके आई थी नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, हमारे जो रिटायर्ड सैनिक है उनके साथ, और इस देश के साथ किस तरह से उन्होंने छला है, और पूरे 5 वर्ष में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। रामकृपाल यादव के समर्थकों ने ये सब साजिश है, देख रहे हैं लोग हताश हो गए हैं, ये लोग बहुत किस्म के लोग हैं, उनमें कोई हैसियत नहीं है हम लोग के सामने और पूरी बिहार की उधर दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने भी पाटलिपुत्रा सीट से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पाटलिपुत्रा से एनडीए के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने आज अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन का पर्चा दाखिल करने से पूर्व वो पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ फूल माला और गाजे बाजे के साथ रामकृपाल यादव नॉमिनेशन करने पहुंचे थे। रामकृपाल यादव ने इस मौके पर कहा कि चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। हम लोग ने 5 साल में जो काम किया है उसी का हिसाब जनता के बीच दे रहे हैं। पार्टी के संरक्षक और मधेपुरा से लोकसभा प्रत्याशी पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कहा कि जिनकी पहचान और वजूद ही लालू यादव के नाम से है, उन्होंने बिहार में महागठबंधन का सर्वनाश कर दिया। पप्पू यादव साफ साफ बिना आरजेडी और तेजस्वी यादव का नाम लिए आरोप लगा रहे थे कि भाजपा को जिताने के लिए हर जगह ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया जिससे महागठबंधन को नुकसान पहुंचे। पप्पू यादव ने कहा कि रंजीत रंजन को हराने की पूरी तैयारी इन लोगों ने कर ली है। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बुलाने पर भी वे नहीं गए। पप्पू यादव ने कहा कि जिनकी पहचान कंप्लीटली अपने बाप के नाम से है, उसने अपनी बहन की सीट पाटलिपुत्रा को बचाने के लिए माले से समझौता कर लिया। पप्पू यादव ने कहा जो गिरिराज सिंह के माध्यम से इनकी शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई थी और 3 फेज चुनाव के बाद किसी भी महागठबंधन के नेताओं के एक साथ शेयर नहीं करना, यह साफ दिखता है कि एक व्यक्ति जिनकी पहचान ही बाप के नाम से हो, वह कंप्लीट रूप से बीजेपी की बी टीम शेयर कर चुके। उस तरह तीसरा उन्होंने माले से समझौता किया सिर्फ अपनी बहन की पाटलिपुत्रा सीट की। यह देश को समझ लेने की जरूरत है कि और सीपीआई सीपीएम माले को भी समझ लेने की जरूरत है, कांग्रेस को भी, कि यह आस्तीन में सांप है। इनके समझौते हो चुके हैं, अन्यथा अपनी बहन के लिए एक सीट का समझौता तो करते हैं, सीपीआई को एक भी सीट नहीं देना। ये साफ दिखता है कि कहीं न कहीं इनकी मुलाकात गिरिराज सिंह के द्वारा देश के शीर्ष नेताओं से हुई और गिरिराज सिंह को जिताने के लिए इन्होंने तनवीर हसन को खड़ा किया सीधा। पिछले दिनों लखीसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया।
बिहार में चौथे चरण के चुनाव के लिए लखीसराय में चुनावी प्रचार के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूर्यगढ़ा पब्लिक स्कूल प्रांगण पहुंचे, जहां उन्होंने लालू राबड़ी को निशाने पर लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि 15 वर्ष पति पत्नी का राज रहा। लालू राबड़ी यहां पर लालटेन को ही कायम रखना चाहते थे। अब कानून का राज चल रहा है, हर घर बिजली का कनेक्शन है, लालटेन और डेबरी की जरूरत बिहार में नहीं है। यह लोकसभा का चुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। यह केंद्र में दिल्ली में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव हो रहा है और बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हो रहा है। लखीसराय में नक्सलियों द्वारा पर्चा जारी किए जाने से लोग दहशत में हैं। लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित पीर बाजार थाना क्षेत्र में अभयपुर लहसोरबा सड़क मार्ग स्थित लक्ष्मण कुंड के आसपास के पहाड़ियों में बिखरे बिजली के खंभे में प्रतिबंधित संगठन माओवादी के नाम से मिले पर्चे से लोग दहशत में हैं। मुंगेर लोकसभा का चुनाव महज 3 दिन बाद 29 अप्रैल को होना है। ऐसे में माओवादियों द्वारा वोट बहिष्कार से संबंधित पर्चे मिलने से लोग घबरा गए हैं। मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को भी पता चला थाना प्रभारी के माध्यम से कि कुछ पर्चा वगैरह मिला है, लेकिन ये हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। ये छुपके नक्सली वार इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए, या हो सकता है कि किसी शरारती तत्वों ने भी किया हो। अभी हम लोग इसके बारे में कंफर्म नहीं है, पता करने की कोशिश कर रहे हैं किसका काम है, और हमारी तैयारी और व्यवस्था इतनी मजबूत है कि ज़रा भी कोई संभावना नहीं है कि नक्सली कुछ भी कर पाए। सर चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है सर चुनाव नक्सली क्षेत्रों में? हाँ, नक्सली क्षेत्रों में बस हमारी जो सिक्योरिटी जो होनी चाहिए अप टू द मार्क है, और पूर्णतया चाक चौबंद होकर हम लोग इस बार सक्सेसफुली चुनाव कराने वाले हैं। किन किन बलों की तैनाती की गई है सर? पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इसके अलावा हमारे जिला बल भी हैं। जो भी संभावित जो खतरा वाला जगह है वहाँ पे हम लोग अपना सुरक्षा बनाए हुए हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? लोगों से मेरा यही संदेश रहेगा कि भारी मात्रा में आएँ और अपना मतदान करें बिना किसी डर और भय के, और लोकतंत्र का ये पर्व है, इसको मजबूत करें। आइए अब चलते चलते समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा सीट का हाल जाने। महिला से देखते हैं, बात करके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है और क्या विकास हो गई है। जी मैडम बताएंगे, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से जो यहाँ सांसद महोदय है, क्या काम हुई है? जो काम है वो तो काम कर ही रहे हैं, जो प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, और हर सरकार को एक मौका मिलता है कि उनको कुछ दिनों की टाइम दी जाए, जिससे कि विकास जो है वो धीरे धीरे ही होती है, कोई भी चीज़ सडनली नहीं होता है। तो जो भी सांसद है वो अपना काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम बढ़ रही है, प्रगति हो रही है, चारों तरफ विकास देखा जा रहा है। और मोदी सरकार के राज में महिलाएं बेफिक्र होकर के बाहर निकल रही है, वो अपना काम कर रही है, महिलाओं को लाभ मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सारी सुविधाएँ दी जा रही है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए कौन सा ऐसा विकास के काम छूट गया है जो होना था सांसद महोदय के द्वारा? शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सड़क के क्षेत्र में क्या विकास हुई है, काज हुई है 5 साल में? काम तो काफ़ी हुआ है, कोई भी चीज़ सडनली नहीं हो सकता है, जैसा कि बोले काम चल रहा है, चारों तरफ हो रहा है। कुछ क्या होते हैं गांव में, जो कुछ मंत्री होते हैं, जैसे मुखिया सरपंच होता है, सरकार अपना फंड भेजती है, लेकिन उन लोगों के द्वारा क्या होता है कि पैसे को रख लिया जाता है, गांव में वो विकास नहीं कर पाते हैं। और कुछ ग्रामीण का कहना था कि ये दलसिंह सराय से ये बिशनपुर जो रोड आती है, इस पर चौड़ीकरण की कार्य नहीं हुई है, और दलसिंह सराय से जो सिंगिया जाने वाली थी उस रोड का चौड़ीकरण हो गया है। ये पक्षपात वाली बात बताई जा रही है। वो राम बालक सिंह का क्षेत्र जदयू का पड़ता है, इसलिए विकास हुआ है, और ये राजद का क्षेत्र पड़ता है, इसलिए विकास नहीं हुआ है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन गाँव के जो ग्रामीण ये उनका दायित्व बनता है कि वो सरकार के फंड को घर तक पहुँचाएं। तो क्या लगता है इस पर किसको आप लोग देखना चाहते हैं, जीत का सहरा किसके सर देखना चाहते हैं? मेरा वोट तो मोदी सरकार को ही मिलेगा। भाजपा के ही लोग समर्थक एक और चांस देंगे, मौका देंगे, जो देश में और प्रगति हो, उन्नति हो करे, और लड़कियों की सेफ्टी के बारे में सोचें। क्या 2014 में जो मोदी लहर थी वही लहर है या विकास की लहर है? वही लहर है और वही लहर रहेगी, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि सबको एक मौका देना चाहिए, और देश में विकास होना बहुत ही जरूरी है। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे, का नाम हुआ कि क्षेत्र में विकास हो रही है, तो दोबारा मौका मिलना चाहिए। हम बात करके देखेंगे क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्या विकास छूट गई है। जी बताएंगे सर, कहाँ घर हुआ? भगवानपुर देशवा। इस क्षेत्र में जो सांसद महोदय है 5 साल में क्या काम किए हैं? कुछ नहीं किए।
गांव के लिए कौन सा ऐसा काम है जो छूट गया है? बहुत सी काम है, नल का जो जोड़े वो भी नल वैसा ही पड़ा रह गया, आज तक टंकी नहीं बना न कुछ बना, वैसे ही पैप सब सर करके गिर गया। रोजगार, शिक्षा और सड़क के क्षेत्र में क्या काम हुआ 5 साल? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक उनको रूप नहीं देखे हैं। 5 साल के अंदर में कहाँ है नहीं है, एक बार नहीं रूप देखे हैं। 5 साल में सांसद महोदय को ये कभी देखे ही नहीं। कई ग्रामीण से हम बात कर चुके हैं, वो कभी देखे ही नहीं। एक बार जो वोट लेके गए हैं दोबारा नजर नहीं आया। नजर ही इस बार किसको वोट देने का विचार है आपका? हम लोग गठबंधन के देंगे। जो वादा करके गए हैं वो नहीं हुआ, इनसे हम बात करते हैं 5 साल में और क्या काम किए हैं गाँव के लिए, क्या काम किए हैं गाँव के लिए? इनके द्वारा आज तक एक भी ईंट नहीं लगा, एक भी रोड नहीं बना। और तो गांव में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि गांव में 5 साल में क्या विकास है। जस्ट बगल में यहाँ पे हाई स्कूल है, उसकी स्थिति आप देख के जरा उसको हमारे तरफ से निवेदन होगा जो उसको जरा इसको ब्रॉडकास्ट कराइए और न्यूज़ पर दिखलाइए जो उस स्कूल की क्या स्थिति है। कौन से गांव में स्कूल है वो? ये देसुआ में ही उच्च विद्यालय भगवानपुर देसुआ है और वहाँ पर 7 पंचायत के लड़का और लड़की हर एक कास्ट के आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उस स्कूल की जो नित्यानंद राय जी 5 साल में क्या काम किए गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए? तो क्या लगता है, मतलब वो कुछ भी काम नहीं किए? तो क्षेत्र के अभी हम गाँव में खड़े हैं रिश्वा में और बात करेंगे एक कैंडिडेट है का इनका है और क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्या अच्छा हुआ है, ठीक बताएंगे। पर जो क्षेत्र में घूम रहे हैं क्या विकास हुआ है 5 साल में? तो सांसद महोदय 95% लोग ये बता रहे हैं कि हमने कभी सांसद महोदय को देखा ही नहीं, विकास होने की बात ही नहीं। कभी जगह पे जैसे रोड तो बहुत ही खराब है, पेयजल के लिए जितने भी योजनाएँ हैं वो भी सफल नहीं हो पाई है। इंदिरा आवास योजना आवंटित नहीं हो पा रहा है। इंदिरा आवास जो आवास के लिए है हर जगह पे खामियाँ ही खामियाँ, इसको दूर करने अभी जो है सांसद महोदय लोग आ भी नहीं रहे क्योंकि जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं और उनको ये पता चल गया है कि अब कुछ नहीं होने जा रहा है, तो कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी की सहारा लेके वो सोच रहे हैं चुनाव। इस बार जो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो सांसद महोदय आ ही नहीं रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों की क्या समस्या है, मूलभूत क्या समस्या है? यहाँ के ग्रामीणों की मूलभूत समस्या है जो पेयजल और रोड तो बहुत ही खराब स्थिति है और सिंचाई की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की भी कमी है। इस क्षेत्र में पार्टिकुलर जिस क्षेत्र में अभी हम लोग भरा है यहाँ पे शिक्षा की काफ़ी कमी है। हम लोग जीतने के बाद इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग जिसमें कि शिक्षा, पर्यावरण, सड़क ये सब अहम मुद्दा होगा। और भ्रष्टाचार तो हर सिस्टम में है, इसके कारण जो है हर जितने भी सरकारी योजना है उसका सही क्रियान्वयन नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार हर जगह पे व्याप्त है, बहुत ज़्यादा होता ही जा रहा है सरकार में। जैसे जैसे विकास ज़्यादा हो रहा है भ्रष्टाचार बढ़ता है। हमारे लिए हर समय भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा रहा है। ग्रामीणों से भी बात किया था, सभी ग्रामीण का यही कहना हुआ है कि 5 साल में जो जीत के गए हैं नित्यानंद राय जी दोबारा क्षेत्र में नजर नहीं आया। तो इसके संबंध में आपका कहाँ स्थानीय कहाँ के रहने वाले? मैं पचलिया ब्यूटीपुर ब्लॉक के पचलिया ग्राम के में रहने वाला हूँ। नवोदय विद्यालय बिरौली समस्तीपुर से अपनी पढ़ाई, यहाँ से मैं बहुत चीज़ से अवगत हूँ और मैं अभी तक जो है अपना करियर बनाने में लगा था। योग्यता और कुशलता से मैं देश सेवा और क्षेत्र की सेवा करता हूँ। क्षेत्र में देख रहे हैं योग्य, कर्मठ और शिक्षित लोग हैं और जनता कितना पसंद करती है ये तो जनता तय करेगी। जी चाचा जी, क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? तो इस बार जो क्षेत्र में विकास कार्य हुई है या विकास कार्य जो छूटी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि पुराने सांसद थे फिर से बनेंगे या नए को मौका देना चाहते हैं? बनेंगे, दोबारा फिर से वही बनेंगे, दोबारा फिर से उन्हीं को ये देखना चाहते हैं सांसद महोदय के रूप में। लगता है क्षेत्र में इनके माध्यम से कहीं काम हुआ होगा। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।